वेलकम टू एस पी स्मार्ट डिजिटल। तो बच्चों, कल जो मैंने असाइनमेंट आपको दिया था उसका मैं वीडियो सॉल्यूशन यहाँ पे बना के आपको दे रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है द डायमेंशंस ऑफ इम्पल्सिस। इम्पल्स जो होगा बेटा उसका डायमेंशन क्या होगा? तो देखिए, इम्पल्स जो होता है उसका फार्मूला जो होता है क्वेश्चन नंबर 1, इम्पल्स इजकल टू जे से हम डिनोट करते हैं बेटा। जे इजकल टू होता है फोर्स इनटू टाइम। ठीक है, फोर्स का डायमेंशन होता है दिस इज कल टू mL/t-2 एंड टाइम का होता है दिस इज कल टू t। सो दिस इज कल टू mL/t-1, क्योंकि यहाँ पे t⁻² है और यहाँ पे t⁻1 है। बेस सेम है बेटा, पावर ऐड होगा तो t⁻² + 1, सो दिस इज -1, सो दिस इज mL/t-1। सो डी पार्ट इज़ द करेक्ट आंसर बेटा। नहीं, डी पार्ट नहीं, ए पार्ट। ए पार्ट इज़ द करेक्ट आंसर। डी में तो बेटा mL-1 है ना, यहाँ पे mL/t-1 इज़ द करेक्ट आंसर। सो फर्स्ट पार्ट इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, द न्यूमेरिकली रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू द डिस्टेंस। आपको किसका किसका रेशियो पूछा है? डिस्प्लेसमेंट टू द डिस्टेंस। तो डिस्प्लेसमेंट जो होता है बेटा, हम जानते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है इज़ ऑलवेज लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस। अगर डिस्टेंस को हम एस से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट को डी से, तो हमेशा डिस्टेंस जो होता है बेटा ग्रेटर देन इक्वल होता है। सो डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस इज लेस देन इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1। द डिस्प्लेसमेंट टू द डिस्टेंस, तो डिस्प्लेसमेंट टू द डिस्टेंस जो होगा बेटा लेस देन इक्वल टू 1 होगा। सो लेस देन 1, इक्वल टू 1, इक्वल टू और लेस देन 1, इक्वल टू और ग्रेटर देन 1। तो लेस इक्वल टू और लेस देन, इक्वल टू भी हो सकता है बेटा, अगर मोशन इन स्ट्रेट लाइन होगा तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल भी हो जाएगा। ठीक है, अगर एक डायरेक्शन में होगा तो। और अगर ऐसे हम देखें तो डिस्टेंस ऑलवेज ग्रेटर देन क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है। तो d अपॉन एस इज लेस देन इक्वल टू 1 आएगा बेटा। सो रेशियो इक्वल टू और लेस देन 1 आएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, अगर क्वेश्चन नंबर 3 को हम देखें यहाँ पे, तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा है? यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3, तो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि इफ़ एन ऑब्जेक्ट अंडरगो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन देन इट्स एक्सेलेरेशन रिमेंस यूनिफॉर्म, वेलोसिटी चेंजेस, स्पीड चेंजेस, वेलोसिटी रिमेंस यूनिफॉर्म। तो वेलोसिटी जो होता है बेटा वो क्या करता है? चेंज करता है, क्योंकि जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हम जानते हैं तो जो मैग्नीट्यूड होता है, मतलब जो स्पीड होता है वो तो चेंज नहीं करता है, स्पीड चेंज नहीं करता है, ठीक है, लेकिन डायरेक्शन इसका चेंज करता रहता है। इसीलिए हम कहते हैं कि वेलोसिटी जो है यहाँ पे चेंज करता है, और इसीलिए सेंटर के टुवर्ड्स में एक्सेलेरेशन भी होता है। सो बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 को अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पार्टिकल डज द शेडेड एरिया ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ शोन रिप्रेजेंट। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में बेटा जो एरिया अंडर कर्व होता है वो आपको क्या देता है? दिस इज डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट बोल लीजिए, तो डिस्टेंस कवर्ड। So C part is the correct answer. Newton's law of motion do not hold good for object. किसके लिए न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, जो न्यूटन बेटा लॉज है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन डू नॉट होल्ड्स गुड फॉर एट रेस्ट। रेस्ट में तो लगता ही है, मूविंग स्लोली, स्लोली में लगेगा, हाई वेलोसिटी में लगेगा। डी पार्ट जो है बेटा इसका करेक्ट आंसर है कि मूविंग विद वेलोसिटी कंपेरेबल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट अगर होता है बेटा तो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन जो होता है ये यहाँ पे अप्लाई नहीं होता है। फिर ना क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है बेटा? विच वन अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर रिजल्टेंट ऑफ ए बैलेंस फोर्सेज। जो बैलेंस फोर्स होता है बेटा उस पर रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है, तो इट इज़ 0। दिस इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, अगर क्वेश्चन नंबर 7 को हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ पे कह रहा है आपसे कि व्हेन ए मूविंग बस सडनली अप्लाइज ब्रेक्स द पैसेंजर सिटिंग इन इट is fall in the forward direction. This can be explained by law of inertia. हम लॉ ऑफ इनर्शिया से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, या कह लें अगर लॉ ऑफ इनर्शिया नहीं कहना चाहते हो तो फिर फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, क्योंकि लॉ ऑफ इनर्शिया और फर्स्ट लॉ तो दोनों सेम ही है बेटा। सो हम यहाँ पे कहेंगे न्यूटन फर्स्ट लॉ। ना क्वेश्चन नंबर 8, अगर क्वेश्चन नंबर 8 को हम देखें यहाँ पे तो क्वेश्चन नंबर 8 में है यहाँ पे कि ए मैन इज एट रेस्ट इन द मिडल ऑफ द हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ परफेक्टली स्मूथ सरफेस ऑफ आइस, ही कैन मूव हिमसेल्फ
टू द शोर बाय मेकिंग यूज़ ऑफ न्यूटन। तो कौन सा न्यूटन का लॉ लगाएगा बेटा? न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, क्योंकि हम न्यूटन थर्ड लॉ में ही जानते हैं एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो जो भी एक्शन करेगा बेटा उसके कारण वो शोर की तरफ बढ़ता हुआ चला जाएगा। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 को अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है यहाँ पे, इफ एन ऑब्जेक्ट हैविंग मास ऑफ 1 kg इज सब्जेक्टेड टू ए फोर्स ऑफ 1 न्यूटन इट मूव्स विद। तो हम जानते हैं बेटा न्यूटन सेकेंड लॉ से, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलेरेशन। सो एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन मास। सो दिस इज फोर्स इज इक्वल टू 1 न्यूटन अपॉन 1 kg। सो दिस इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा यहाँ पे? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 1 तो आएगा ही, और यूनिट जो है एक्सेलेरेशन का बेटा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो एन एक्सेलेरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दिस इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10। While drawing a line on the paper, friction force acts on the paper in the same direction along which line is drawn on the paper. No. B. Friction always opposes motion. Yes, friction always opposes motion. So statement B जो है बेटा इसमें क्या है? करेक्ट है। स्टेटमेंट B जो है इसमें क्या है? करेक्ट है बेटा। स्टेटमेंट A इसमें करेक्ट नहीं है ना। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है बेटा आपसे? असर्शन में कहा है। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है असर्शन में, ए मैन स्टैंडिंग ऑन ए कम्प्लीटली फ्रिक्शनलेस सरफेस कैन प्रोपेल हिमसेल्फ बाय व्हिस्लिंग। यस, अगर फ्रिक्शनलेस सरफेस पे है बेटा तो स्नीज करके, प्रोपेल करके आप मूव कर सकते हैं बेटा, उस पर प्रोपेल कर सकते हैं, ये सब कर करके। रीजन, इफ़ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन ए सिस्टम इट मोमेंटम कैन नॉट चेंज। अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है बेटा इट्स मोमेंटम कैन नॉट, ये भी सही है बेटा, लेकिन इसका कोई करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है बेटा। बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सो बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है कि ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग फीचर्स आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन को आपको आइडेंटिफाई करना है। इट इज़ मेजर्ड इन, करेक्ट ऑप्शन, it is measured in unit of kg meter per second। it is direction is same as that of velocity of the body। किसका? मोमेंटम का और इनर्शिया का। अच्छा, मोमेंटम का जो ऐसा यूनिट होता है बेटा क्या हो जाता है? तो मोमेंटम का ऐसा यूनिट होता है तुम्हारा मास इंटू वेलोसिटी, सो kg मीटर पर सेकेंड। तो ठीक है, kg मीटर पर सेकेंड इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, सो एंड इट्स डायरेक्शन इज सेम एज दैट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ बॉडी। ठीक है, और हाँ, जो वेलोसिटी का बॉडी होता है बेटा वही इसका भी डायरेक्शन होता है, मोमेंटम का भी। सो आई थिंक मोमेंटम इज द करेक्ट आंसर बेटा। 12 का ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 13। इन ए क्रिकेट मैच वाइल कैचिंग ए फास्ट मूविंग बॉल, फील्डर इन द ग्राउंड ग्रेजुअली पुल हिज हैंड बैकवर्ड विद द मूविंग बॉल टू रिड्यूस द वेलोसिटी टू 0। द एक्ट्स रिप्रेजेंट। ऐसा क्यों होता है बेटा कि फोर्स कम लगे? न्यूटन सेकेंड लॉ यह कहता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स। तो फोर्स इक्वल टू हो गया बेटा dp अपॉन dt। अगर देखो तुरंत बॉल हाथ में आया, हमने कैच कर लिया, पकड़ लिया उसको, तो मोमेंटम कितना होगा? चेंज तो होगा मोमेंटम, लेकिन टाइम की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? टाइम, मोमेंटम तो चेंज होगा लेकिन टाइम की वैल्यू वेरी स्मॉल हो जाएगी बेटा, वेरी स्मॉल। और जितना कम टाइम होगा बेटा उतना ज़्यादा ये पूरा का पूरा वैल्यू होगा, मतलब उतना ज़्यादा फोर्स आपका होगा। तो बॉल को जब हम हाथ में पकड़ते हैं तो उसका मोमेंटम को जीरो करने में हम टाइम दे देते हैं बेटा, क्योंकि हाथ को खींच के पीछे लाते हैं, उससे क्या हो जाता है? मोमेंटम जीरो होने में, बॉल का मोमेंटम जीरो होने में उसको टाइम लग जाता है, इसलिए नेट फोर्स की वैल्यू वहाँ पे कम होती है। तो हम इसको किससे रिलेट करेंगे बेटा? सेकेंड लॉ से, न्यूटन सेकेंड लॉ। नाउ क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है? टू teams are pulling a rope with equal and opposite forces of each of 5 kilonewton in tug of war, so that a condition of equilibrium exists. What will be the tensile force in the rope? जो rope होगा बेटा उसमें tensile force कितना होगा? सो अगर क्वेश्चन नंबर 14 में देखें हम तो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है? टू टीम्स आर पुलिंग ए रोप विथ इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस ईच ऑफ 5 किलोमीटर इन ए टग ऑफ वार सो दैट ए कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट। व्हाट विल बी द टेंसाइल फोर्स ऑफ द रोप? टेंसाइल फोर्स क्या होता है? हर एक पॉइंट पे जो फोर्स होगा बेटा उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? सो दिस इज 5 किलो न्यूटन होगा बेटा। हर एक पॉइंट पे जो फोर्स होगा दिस इज इक्वल टू 5 किलो न्यूटन होगा। दिस इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 15।
क्वेश्चन नंबर 15 को अगर हम देखें तो रॉकेट प्रोपल्सन क्या है? अगर हम रॉकेट प्रोपल्सन की बात करें तो लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है, एजेंट्स विथ कॉजेज एक्सेलेरेशन, तो ये है दिस इज द एजेंट्स विच कॉजेज एक्सेलेरेशन, तो क्यों है? फोर्स के कारण होता है। प्रोडक्ट ऑफ मासेज एंड वेलोसिटी, दिस इज द मोमेंटम होता है बेटा। सो न्यूटन इज द ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स होता है बेटा। तो इस तरह से ये मैच कर रहा है, ठीक है। अब इसका ऑप्शन यहाँ पे नहीं है, ठीक है, इसका ऑप्शन यहाँ पे नहीं गिवन है, तो यही इसका आंसर होगा बेटा। ए का हो जाएगा एस, बी का हो जाएगा आपका पी, एंड सी का हो जाएगा आपका क्यू, एंड डी का हो जाएगा आर। दिस इज द करेक्ट आंसर।